वेलकम टू देवेन स्टडी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देवेन स्टडी चैनल पर। हमने अब तक बात कर ली थी संविधान सभा के गठन की और संविधान सभा की प्रमुख बैठकों की। देखिए अब अपन चलते हैं माउंटबेटन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना पर, जिसका दूसरा नाम है डिक्कीवर्ड प्लान। और एक कब आया, योजना कब आई? 3 जून 1947 को आई और इसका प्रमुख उद्देश्य था भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करना। देखिए क्या चल रहा था उस टाइम दौर। उस वक्त मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं भारत में वायसराय के पद पर। तो तत्कालीन वायसराय हुए कौन? अपने लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं उन्होंने एक योजना दी और उस योजना पे आधारित था अपना भारत पाकिस्तान का विभाजन, और उस योजना का दूसरा नाम था डिक्कीवर्ड प्लान। और यह कब आया? 3 जून 1947 को आया। देखिए जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत में आए मार्च में 1947 को, तब इन्होंने देखा और निष्कर्ष निकाला कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो बिल्कुल ही विपरीत पार्टियां हैं, विपरीत संस्था हैं, वे साथ मिलकर ना तो अंतरिम सरकार में और ना ही संविधान सभा में रहकर संविधान का निर्माण कर पाएंगी। और इसीलिए देखा गया कि अब भारत और पाकिस्तान का विभाजन क्या हो गया? अनिवार्य हो गया। और कांग्रेस को भी यह यथावत रूप से यह उनको आभास हो गया कि भारत जो देश है, जो संपूर्ण भारत है, उसका विभाजन अब तय है। तो इसीलिए उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या दी? एक योजना दी, ठीक है, जिसको क्या बोला गया? डिक्कीवर्ड प्लान बोला गया। तारीख थी 3 जून 1947, ठीक है। अब देखो इसी योजना पर क्या था आधारित? अपना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक बोल लो आप, 1947 किस योजना पर आधारित था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना पर आधारित था, क्योंकि यह योजना जो थी अपने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए थी। और जो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 था उसके द्वारा भी उसमें क्या हुआ? इसी योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। देखिए सबसे अपन बात करते हैं मुख्य उद्देश्य क्या था। देखो लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो आई थी उसका मुख्य उद्देश्य था भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करना। मतलब ब्रिटिश लोग जो हैं इतने सालों से जो गुलामी करवा रहे थे भारत से, अब उन्होंने सोचा कि भारतीयों को क्या दे दिया जाए? उनका जो देश है वो दे दिया जाए और उनको स्वायत्तता प्रदान कर दिया जाए। लेकिन अब देखो आगे बात करते हैं अपन तत्कालीन वायसराय। अभी मैंने बताया आपको लॉर्ड माउंटबेटन आए थे वायसराय के पद पर ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत में, ठीक है। तो उस टाइम तत्कालीन वायसराय कौन हो गए? लॉर्ड माउंटबेटन हो गए। और लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा ही ये जो प्लान है, ये जो योजना है वो लाई गई थी, ठीक है। और इसी योजना पर क्या आधारित था? अपना भारत पाकिस्तान का विभाजन आधारित था, ठीक है। अपन कह सकते हैं कि जो भारत पाकिस्तान विभाजन की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी वो माउंटबेटन द्वारा ही की गई थी, और इस योजना में लॉर्ड माउंटबेटन योजना में, ठीक है। अपन आगे चलते हैं। तो भारत पाकिस्तान विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को किया गया, ठीक है। मध्य रात्रि का मतलब 14 अगस्त 1947 को क्या मनाया गया? पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और अपन बात करें आगे, 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस तरह से 14-15 अगस्त को दो अलग अलग डोमिनियन गठन हुआ भारत और पाकिस्तान का, ठीक है। तो 15 अगस्त या फिर 14 आप बोल लो, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जो संपूर्ण भारत देश था वह 2 खंडों में टूट गया, पाकिस्तान और भारत, ठीक है। अब देखो इसमें जो घोषणाएं हुई लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर, जो ये योजना थी इसमें क्या क्या घोषणा हुई? तो घोषणाओं के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो घोषणा क्या हुई? रियासतें जो हैं वह भारत संघ, देखो भारत में रियासतें थी और सभी रियासतें क्या थी? इस वक्त अधिक रियासतें जो थी संविधान सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर चुकी थी, और कई ऐसी रियासतें जिन्होंने भी संविधान सभा में कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजा था, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था? संविधान सभा में जो रियासतें हैं वे धीरे धीरे अपने प्रतिनिधि भेज रही थी और अपनी सीटें प्राप्त कर रही थी। लेकिन कुछ ऐसी रियासतें थी जो क्या थी? खुद में स्वतंत्र थी और अभी तक संविधान सभा में उन्होंने सीटें ग्रहण नहीं की थी। तो इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया? घोषणा की, और उस घोषणा में 3 बातें कही। पहली बात तो ये कि जो रियासतें भारत संघ में मिलना चाहती हैं वो भारत संघ में मिल जाएं। दूसरी बात क्या? जो रियासतें पाकिस्तान संघ में मिलना चाहती हैं वे पाकिस्तान संघ में मिल जाएं। और तीसरा ये, जो रियासतें अपने आप में स्वयं को स्वतंत्र घोषित करना चाहती हैं वे स्वतंत्र घोषित अपने आप को कर सकती हैं, मतलब वह खुद का संविधान बना सकती हैं अलग। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता कि भारत में सभी जो रियासतें हैं वे स्वतंत्र हो जाती
और सभी अपने अपना संविधान बना लेती, तो वर्तमान में आज भारत देश नहीं होता, भारत देश के कई सारे टुकड़े होते और वे खुद में क्या होते, स्वतंत्र होते और भारत देश का कोई नामो निशान नहीं होता। लेकिन क्या हुआ, भारत संघ में सभी रियासतों को शामिल कर लिया गया, लेकिन कई ऐसी रियासतें जिन्होंने शामिल होने से मना कर दिया। ठीक है, अपन बात करेंगे आगे। तो देखो क्या घोषणा की, लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना में कहा कि जो रियासतें भारत संघ में मिलना चाहें भारत संघ में मिल जाएं, पाकिस्तान संघ में जो मिलना चाहता है पाकिस्तान में मिल जाएं, और इनमें से भी अगर दोनों में मिलना नहीं चाहता, जो रियासतें दोनों संघ में नहीं मिलना चाहती, वे कर सकती हैं स्वयं को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर सकती हैं। और ये जो लाइन थी बहुत ही खतरनाक थी, किसके लिए, भारत देश के लिए, क्योंकि अगर सारी रियासतें अपने आप को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर देती तो भारत देश का नामो निशान नहीं होता, भारत देश की जो एकता है, वो अखंडता है, वह चकनाचूर हो जाती। ठीक है, आगे अपन बात करें, देखो आगे अपन बात करते हैं। तो वही रियासतें जिन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों संघों में मिलने से मना कर दिया, लेकिन उन्हें निम्न प्रकार भारतीय संघ में मिलाया गया। ठीक है, 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारतीय संघ में और पाकिस्तान संघ में मिलने से मना कर दिया, लेकिन उन्हें निम्न प्रकार भारतीय संघ में मिला लिया गया। देखो कौन कौन सी रियासत थी, पहली थी जम्मू कश्मीर, दूसरी थी जूनागढ़ रियासत और तीसरी थी हैदराबाद रियासत। देखो जो जम्मू कश्मीर जो रियासत थी उसे विलय पत्र या फिर सहमति पत्र के आधार पर क्या कर लिया गया, मिला लिया गया भारतीय संघ में। और दूसरी थी जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारतीय संघ में मिला लिया गया। आगे अपन बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद को जो मिलाया गया था, इसमें भारतीय संघ में वो एक ऑपरेशन चला था और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कॉलो। और ये जो कॉलो ऑपरेशन है, एक तरह से अपन बोल सकते हैं इसको सैनिक कार्रवाई या फिर बलपूर्वक इसको मिलाया गया, हैदराबाद को बलपूर्वक मिलाया गया भारतीय संघ में। तो इस प्रकार 3 रियासतें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इन तीनों रियासतों को विलय पत्र, सहमति पत्र के आधार पर, जनमत संग्रह के आधार पर और बलपूर्वक सैनिक कार्रवाई के आधार पर भारतीय संघ में मिला लिया गया। देखिए अपन ने बात की थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना की अभी। ठीक है, देखो आपको पता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है आपस में क्या विरोधी हैं। कांग्रेस नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान जो है वह विभाजन प्रक्रिया हो। भावे चाहती है कि भारत मुस्लिम और जो भारतीय लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो आपस में मिलजुल कर रहें। लेकिन मुस्लिम लीग ऐसा नहीं चाहती। मुस्लिम लीग जो मोहम्मद अली जिन्ना जो अध्यक्ष हैं, जो नेतृत्व करता है मुस्लिम लीग के, वो चाहते हैं कि उन्हें क्या कर दिया जाए, अलग डोमिनेंट क्षेत्र में बांट दिया जाए और उस मुसलमानों के लिए अलग जो क्षेत्र हैं उनको ऐसा उसको स्थापित कर दिया जाए। तो इसीलिए अब क्या होगा, भारत पाकिस्तान विभाजन हो जाएगा और हो चुका है 14-15 अगस्त 1947 को। ठीक है, अब देखिए क्या होगा जब अब क्या होगा, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा। अब संविधान सभा की बात अगर करें अपन, तो संविधान सभा में जो सदस्य संख्या थी 389 घट कर हो जाएगी, 324 रह जाएगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान क्या हो गया, विभाजन हो गया। अब जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, जो संविधान सभा में थे, जिनकी सदस्यता थी, अब वहाँ चल जाएंगे, पाकिस्तान में चल जाएंगे। इसीलिए संविधान सभा की कुछ सीटें क्या हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी और क्या हो जाएंगी, 324 खाली, केवल और केवल संविधान सभा में 324 सदस्य रह जाएंगे। लेकिन उसके बाद वापस से संविधान सभा क्या होगा, पुनर्गठन होगा और संविधान सभा के वापस से पुनर्गठन होने पर 324 जो कम हुई थी संविधान सभा की सदस्य संख्या, वह वापस और कम होकर 299 रह जाएंगी। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं इससे। तो इस तरह से हमने देखा माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है। और देखो उसके बाद की बात करें, देखो विभाजन होने के बाद माउंटबेटन योजना या फिर अपन बोले भारत पाक विभाजन के पश्चात भारतीय संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी उसमें कमी आई और 389 जो थी प्रारंभिक सदस्य संख्या, वहाँ से घटकर कितनी हो गई, 324 हो गई। अब आप एक बार ध्यान से देखो कि ये अंतर क्यों हो गया, मतलब ये कम कैसे हो गई। आपको पता है भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ है और जो संविधान सभा है उसमें पहले मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, जो अब पाकिस्तान में चले गए, वो भी थे। अब वो पाकिस्तान बनने के बाद वो पाकिस्तान में चले गए, इसलिए उनकी सीटें खाली हो गई और यहाँ पर जो संविधान सभा की सदस्य संख्या है वो 389 घटकर कितनी हो गई, 324 पर आ जाती है। आगे बात करें, देखो और कम हो गई अभी 324 सीटें। लेकिन क्या होता है, 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा के क्या होते हैं, पुनर्गठन होता है। संविधान सभा का पुनर्गठन होता है और उसमें पुनर्गठन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या थी 324 से घटकर कितनी 299 हो जाती है। मतलब 324 से घटकर कितनी हो जाएगी, 299 हो जाएगी। देखिए आगे अपन बात करें, अपन ने प्रारंभ में पढ़ा था, शुरुआत में पढ़ा था, कहाँ से लिए थे सदस्य, ब्रिटिश प्रांतों से लिए थे, केंद्र शासित प्रदेशों से लिए थे और देशी रियासतों से लिए थे। ठीक है, अब देखो ब्रिटिश प्रांतों से जो निर्वाचित सदस्य थे अब कितने हो गए, 226 हो गए।
ठीक है, पहले थे कितने थे, पहले 292 थे, कितने थे 292 थे, अब हो गए कितने 226, तो 292 से कितने हो गए 226 पे आ गई। ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या अपन बात करें आगे, तो केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित जो है वो कितने हैं, 3, कितने हैं 3। अब यहाँ से जो बलूचिस्तान है, 4 बताए थे मैंने आपको, अजमेर मेरवाड़ा कुर्द बलूचिस्तान और दिल्ली। अब वो दिल्ली कुर्द और क्या है अजमेर मेरवाड़ा है, लेकिन बलूचिस्तान क्या हो गया, हट जाएगा यहाँ से और बच क्या गया 3, 4 थे पहले, अब यहाँ पे क्या रह गया 3 रह गई संख्या। अगर बात करें अपन देशी रियासतों से मनोनीत सदस्य, ठीक है, तो देशी रियासतों से मनोनीत सदस्य हैं वो कितने रह जाएंगे, 70 रह जाएंगे। तो इस प्रकार अपन देखें, मतलब संविधान सभा के पुनर्गठन होने के बाद तक अपने पास जो संविधान सभा की सदस्य संख्या हो गई थी वो कितनी हो गई थी, 299। ये तो कुल थी। अगर आपसे पूछे निर्वाचित कितने थे, तो निर्वाचित बताओगे आप 229, ठीक है, और मनोनीत बताओगे कितने, 70। तो इस तरह से 299 कितने हो गए, सदस्य हो गए थे। अगर अपन बात करें, देखो भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, लेकिन पाकिस्तान जो शब्द है या फिर पाकिस्तान जो अलग देश है उसके जो गठन की बात करें अपन, तो पहला जो नोट है आपका, देखो पाकिस्तान शब्द की बात कर रहे हैं खाली यहाँ पर अपन, किसकी, पाकिस्तान शब्द की बात हो रही है यहाँ पर। तो शब्द का गठन है पाकिस्तान, शब्द का गठन 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में क्या थे, एक विश्वविद्यालय के छात्र थे, उनका नाम था चौधरी रहमत अली। वापिस देख लेते हैं एक बार, पाकिस्तान शब्द का गठन जो है 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली द्वारा किया गया, और उन्होंने क्या लिया, 5 राज्यों के नामों की क्या ली, सहायता ली, जिसके सहायता से उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान जो है उस शब्द का गठन किया। अब वो 5 देखो कौन कौन से थे, पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। देखो जो बलूचिस्तान था पहले कहाँ पे था, इसमें था केंद्र शासित प्रदेशों में, चला जाएगा पाकिस्तान में चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर पंजाब से क्या हो जाएगा, पी, ठीक है, पंजाब से पी हो जाएगा, अफगानिस्तान से क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है, कश्मीर से क्या हो जाएगा, के आई, क्या लिया इन्होंने, कश्मीर से के आई लिया, सिंध से एस लिया, और बलूचिस्तान से क्या ले लिया, तान ले लिया। तो इस तरह से आप देखोगे तो PAKISTAN मतलब पाकिस्तान। इस तरह से चौधरी रहमत अली ने 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, चौधरी रहमत अली ने 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो छात्र थे उन्होंने क्या किया, 5 राज्यों के नामों की सहायता ली और क्या बना दिया, पाकिस्तान शब्द का गठन कर दिया। पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान बना। ठीक है, ये तो हुई शब्द की बात। अगर अपन बात करें पाकिस्तान एक पूरे देश के गठन की मांग किसने की, वो की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। देखिए पाकिस्तान की गठन की मांग मुस्लिम लीग के क्या हुआ, वार्षिक अधिवेशन हुआ, लाहौर में हुआ वो, ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं लाहौर अधिवेशन, और कब हुआ 1940 में। तो पाकिस्तान की गठन की मांग जो हुई थी वो मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर अधिवेशन में हुई, और किसके द्वारा हुई, मोहम्मद अली जिन्ना जो नेतृत्वकर्ता किसके थे, मुस्लिम लीग के क्या थे, नेतृत्वकर्ता थे। और मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा ही क्या हुई, द्विराष्ट्र सिद्धांत पद्धति पर क्या की गई, अपने पास यहाँ पाकिस्तान गठन की मांग की गई। अपन के देखो बात करें अपन, ये अधिवेशन जो है जैसे कांग्रेस के अधिवेशन होते थे ऐसे क्या होते थे, मुस्लिम लीग जो है अलग संस्था थी, ठीक है, उसके भी क्या होते थे, वार्षिक अधिवेशन होते थे। और 1940 में जो अधिवेशन हुआ कौन सा, लाहौर अधिवेशन, और उसमें ही द्विराष्ट्र सिद्धांत के द्वारा किसकी, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा क्या की गई, पाकिस्तान देश जो है उसके गठन की मांग की गई। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने देखा माउंटबेटन योजना या भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जो सदस्य संख्या थी संविधान सभा की वो कितनी रह गई, 389 से घटकर 324 रह गई। आगे अपन बात करें 31 अक्टूबर 1947 को वापस से क्या हुआ, संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, और उसके अनुसार क्या हो गई, सदस्य संख्या वापस से घट गई, 324 से 299 हो गई। ठीक है, अपन बात करें अगर ब्रिटिश प्रांतों से 226 सदस्य रह गए, कमिश्नरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेशों से 3 सदस्य, बलूचिस्तान यहाँ से हटा दिया गया, और देशी रियासतों से मनोनीत जो थे कितने थे, 70। अगर अपन निर्वाचित की बात करें तो निर्वाचित कितने हो गए, 229, और अपन मनोनीत की बात करें तो मनोनीत कितने, 70। दोनों को मिला के सदस्य संख्या कितनी हो गई आपके पास संविधान सभा की, 299 रह गई। अब जो चुनाव होंगे आगामी जो चुनाव होंगे अगर कभी, तो कितनी सीटों पर होंगे, 299 सीटों पर, सॉरी कितने पे, 229 सीटों पर होंगे, क्योंकि निर्वाचित कौन सी है, ये वाले। ठीक है, तो 229 सीटों पर क्या होंगे, आगामी चुनाव होंगे अगर चुनाव होते हैं तो। ठीक है, अपन बात की पाकिस्तान संगठन की, तो पाकिस्तान संगठन किसने किया, पाकिस्तान संगठन किसने किया, चौधरी रहमत अली ने किया। कब किया, 1933 में किया। कहाँ के छात्र थे, कहाँ के छात्र थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। ठीक है, 5 राज्य कौन कौन थे, पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान, और अपने पास कौन सा, सिंध। इनसे मिलकर इन्होंने पाकिस्तान शब्द का क्या गठन किया। और अगर बात करें पाकिस्तान देश के गठन की मांग किसने की, मोहम्मद अली जिन्ना ने की। 1940 में लाहौर अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत द्वारा पेश की गई इनके द्वारा मांग। ठीक है, किसकी मांग, पाकिस्तान शब्द गठन की मांग। ठीक है, अब आगे देखो क्या होगा। इस प्रकार 14-15 अगस्त 1947, इस प्रकार 14,
15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने और भारत पाकिस्तान विभाजन के साथ ही भारतीय संविधान सभा जो है वह कैबिनेट मिशन आयोग की सभी बंधनों से मुक्त हो गई और भारतीय संविधान सभा संपूर्ण भारत की एक क्या बन गई, संप्रभु निकाय बन गई। अब भारतीय संविधान सभा सभी प्रांतों और सभी रियासतों की एक प्रतिनिधि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न निकाय बन गई थी और अब संविधान सभा ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए भारत में ब्रिटिश संसद द्वारा लागू किए गए सभी नियमों, यहाँ तक कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को रद्द तथा उसको परिवर्तित भी कर सकती थी। अब भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन आयोग की सभी बंधनों से पूरी तरह से क्या हो गई, मुक्त हो गई थी। अब भारतीय संविधान सभा दो रूपों में कार्य कर रही थी, दो निकायों की तरह कार्य कर रही थी, एक तो विधायिका और एक संविधान सभा के रूप में। संविधान सभा के रूप में जो अपनी भारतीय संविधान सभा है वह संविधान का निर्माण कर रही थी और दूसरी तरफ एक विधायिका के तौर पर आम लोगों के लिए कानून का निर्माण भी कर रही थी। तो संविधान सभा एक विधायिका भी थी और संविधान सभा को दो कार्य सौंपे गए। संविधान सभा के जो कार्य थे वे दो थे। कौन कौन से थे? देखो, संविधान सभा के दो प्रमुख कार्य थे। पहला, भारत के लिए संविधान निर्माण, भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। ठीक है, पहला काम तो क्या हो गया संविधान सभा का, भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। और दूसरा था कि आम लोग हैं जो उनके लिए क्या करना, कानूनों का निर्माण करना। क्या करने के लिए? कानून का निर्माण क्यों करेंगे? शासन व्यवस्था को चलाना है। ठीक है, अंग्रेज तो गए, अब क्या करेंगे, भारत तो चलाएंगे, भारत को चलाना भी है, इसलिए क्या होगा, अब कानून का निर्माण करने के लिए आम लोगों के लिए क्या बनाएगी, कानून बनाएंगे। कौन? संविधान सभा ही। तो संविधान सभा दो रूपों में कार्य कर रही है। पहला तो क्या, भारत के संविधान का निर्माण करेगी और दूसरा कि भारत के लोगों के लिए क्या बनाएगी, कानून का निर्माण करेगी, जिससे क्या हो सके, शासन व्यवस्था क्या हो सके, सुचारू रूप से चल सके। और इस प्रकार भारतीय संविधान सभा जो थी भारत की पहली स्वतंत्र संसद के रूप में उभर कर आई। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि संविधान सभा थी उसको अपन क्या कह सकते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली संसद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पहली संसद। और संसद का काम क्या होता है? कानून निर्माण करना और कानून क्रियान्वयन करना। ठीक है, सारी राज्य व्यवस्था कौन संभालता है? संसद संभालती है। इस तरह से जो पहली संसद कह सकते हैं अपन, स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन थी? संविधान सभा ही थी। और जब तक 1951 में आम चुनाव नहीं हो गए तब तक क्या के कानून निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने ही किया और साथ में संविधान का निर्माण भी कर रही थी साथ साथ। ठीक है, तो इस तरह से संविधान सभा जो है, संविधान सभा स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद के रूप में उभर कर सामने आई। अपन कह सकते हैं स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद कौन थी? तो वो है संविधान सभा। देखो, संविधान सभा के रूप में देखो क्या था, संविधान सभा दो रूपों में कार्य कर रही थी। और जब संविधान सभा के दो रूप अपने काम जो थे वो बताए थे मैंने आपको। पहला काम था संविधान का निर्माण करना संविधान सभा के रूप में, और दूसरा काम था भारतीयों के लिए, आम नागरिकों के लिए कानूनों का निर्माण करना, किसके रूप में? विधायिका के रूप में। तो इस तरह से संविधान सभा दो रूपों में कार्य कर रही थी। पहला तो क्या, संविधान सभा की जब भी संविधान सभा के रूप में बैठक होती, मतलब संविधान निर्माण के लिए बैठक होती, तब उसकी अध्यक्षता कौन करते? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते और संविधान निर्माण का कार्य आगे बढ़ता। और अगर बात करें, अगर कानून आम आदमी के लिए या देश की राज्य व्यवस्था चलाने के लिए कानून का निर्माण करने की बात आती, तब उस विधायिका के रूप में जो बैठक होती और उस बैठक की अध्यक्षता कौन करते? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इस तरह से अपन बात करें, संविधान सभा के रूप में बैठक होती तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते, और अगर विधायिका के रूप में बैठक होती तो संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करते थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, देखिए 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा ने दोनों रूपों में काम किया, विधायिका के तौर पर भी और संविधान सभा के तौर पर भी। क्यों कह रहे हैं यहीं तक? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया था और एक जो जिम्मेदारी थी संविधान सभा पर संविधान का निर्माण करने की, वो पूरी हो गई। तो अब केवल उसको कौन सा काम करना था? विधायिका के तौर पर कानूनों का निर्माण करने का कार्य बचा। लेकिन यहाँ पर अपन बात करें तो 26 नवंबर 1949 तक दोनों रूपों में काम किया किसने? संविधान सभा ने। ठीक है, विधायिका के तौर पर भी और संविधान सभा के तौर पर भी। आगे अपन बात करें तो देखते हैं अपन 26 नवंबर 1949 को संविधान का जो कार्य है, संविधान निर्माण का जो कार्य है वह क्या होता है? पूरा होता है, मतलब संविधान का निर्माण पूरा हो जाता है। और इसीलिए इस दिनांक को विधि दिवस, कानून दिवस या संविधान दिवस भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस?
क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, निर्माण पूर्ण हो गया। इसीलिए इस दिनांक को, किस दिनांक को, 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस, कानून दिवस या फिर संविधान दिवस भी कहते हैं। और आपसे एक बार क्वेश्चन पेपर में आया था, आरएससी क्वेश्चन में पेपर में आया था कि प्रथम बार संविधान दिवस कब मनाया गया। देखिए बहुत ही अचानक सा अलग सा क्वेश्चन है ये कि प्रथम बार संविधान दिवस कब मनाया गया। आप बोलेंगे कि सबसे पहले संविधान निर्माण कार्य इस 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ तो इसी दिन मनाएंगे, लेकिन नहीं, सबसे पहले जो संविधान दिवस मनाया गया, कानून दिवस मनाया गया, विधि दिवस मनाया गया, वह मनाया गया 26 नवंबर 2015 में। बिल्कुल 2015 में सबसे पहला प्रथम संविधान दिवस मनाया गया। ठीक है, प्रथम संविधान दिवस जो मनाया गया वह मनाया गया कब, 26 नवंबर 2015 को मनाया गया। ठीक है, तो आप ये मत कर देना 26 नवंबर 1949, तो प्रथम संविधान दिवस या कानूनी दिवस या विधि दिवस मनाया गया 26 नवंबर 2015 को। ठीक है, अपन आगे बात करें तो संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया इसी दिनांक को 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। ठीक है, और आंशिक रूप से लागू करने का मतलब है 15 अनुच्छेद, लगभग 15 अनुच्छेद जो किससे संबंधित थे, नागरिकता कानून संबंधित है, और उनको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया कब, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आगे अपन बात करें तो संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया किस दिनांक को, इसी दिनांक को 26 नवंबर 1949 को। तो इस तरह से आपकी जो डेट है 26 नवंबर 1949 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या हुआ, सबसे अपन बात करते हैं, इसी दिनांक तक संविधान सभा ने दो रूपों में काम किया, विधायिका के तौर पर और संविधान सभा के तौर पर। ठीक है, और इसी दिनांक को क्या हुआ, संविधान निर्माण कार्य पूर्ण हो गया, और संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण होने के बाद जो संविधान सभा थी उसका एक कार्य क्या हो गया, पूरा हो गया, संविधान निर्माण का कार्य। उसके बाद बचा क्या, अब विधायिका के तौर पर काम बचे, जो क्या थे, कानूनों का निर्माण करना आम जन के लिए। ठीक है, आगे अपन बात करें, संविधान जो है आंशिक रूप से लागू हुआ कब, 26 नवंबर 1949 को। 15 अनुच्छेद जोड़े गए, किससे संबंधित, नागरिकता संबंधित। ठीक है, इस और जो ये है 26 नवंबर 1949 है, इसको आप विधि दिवस, कानून दिवस या फिर संविधान दिवस कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस दिन क्या हुआ, संविधान निर्माण पूरा हुआ। और पहला अगर पूछे प्रथम बार संविधान दिवस कब मनाया गया तो आप बोलोगे 26 नवंबर 2015 को मनाया गया, और इसी दिनांक को 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया। ये जो सीक्वेंस है ना, आपको यही सीक्वेंस रखना है, पहले नंबर पर अंगीकृत लिखना है, दूसरे नंबर पर अधिनियमित और तीसरे पर लिखना है आपको आत्मार्पित लिखना है। ठीक है, आगे अपन बात करें तो संविधान सभा की अंतिम बैठक, देखो अपन ने संविधान सभा की 3 प्रमुख बैठक, प्राथमिक बैठक की बात की थी। ठीक है, प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर को। ठीक है, उसके बाद 11 को, उसके बाद 13 को। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं अब संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है, 24 जनवरी 1950, मतलब गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले। 26 जनवरी को अपना संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, तो 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है, 24 जनवरी 1950 को। और इस दिन, अंतिम बैठक वाले दिन 24 जनवरी 1950 को 3 काम होते हैं। क्या क्या होते हैं, देखो निम्न कार्य होते हैं। पहला तो जो भारत में अंग्रेजों की तरफ से एक पद था, जीजी मतलब गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल को पद को समाप्त कर दिया गया और भारत के प्रमुख के लिए एक पद का सृजन किया गया, राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया। राष्ट्रपति पद का सृजन कर दिया गया, गवर्नर जनरल को हटा दिया गया। दूसरा, राष्ट्रपति पद का सृजन किया तो प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए अपने, जो क्या करते थे, संविधान सभा के रूप में जो बैठक में अध्यक्षता करते थे, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आगे अपन बात करें तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, मतलब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को क्या मिल गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950 को 3 काम कौन कौन से हुए। पहला तो क्या हुआ, जी जो पद था ब्रिटिश लोगों के द्वारा भारत में जो पद बनाया गया था गवर्नर जनरल का, उस पद को समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रपति पद का सृजन कर दिया गया और प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरा काम जो हुआ वह हुआ राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया संविधान सभा द्वारा। देखो आगे क्या होता है, आगे जो लास्ट बात है अपनी, 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। और इस तरह से अपना 26 जनवरी को क्या मनाते हैं अपन, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, और इस तरह से देखो, अब देखो आगे क्या होगा, 26 जनवरी 1950 के बाद जब 1951-52 में आम चुनाव होंगे और क्या होगा,
संसद का निर्माण होगा, नई संसद के निर्माण तक काम कौन करेगा, कानून निर्माण कौन करेगा, संविधान सभा ही करेगी। तो अब संविधान सभा जो है वह अब संविधान सभा न रहेगा, क्या बन गई, एक विधायिका के तौर पर क्या करेगी, कार्य करेगी। कब तक करेगी, 1951-52 के आम चुनावों तक, ठीक है। जब तक नई संसद का निर्माण नहीं हो जाता तब तक कौन करेगा, संविधान का वो कानून निर्माण कौन करेगा। अब संविधान सभा जो विधायिका बन चुकी है, क्योंकि संविधान का काम तो कर लिया पूरा, संविधान निर्माण हो चुका, अब उसके पास एक ही काम बचा है संविधान सभा के पास, कौन सा, विधायिका के रूप में कार्य करना। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, जीवी मावलंकर कर रहे थे, ठीक है। इस तरह से अपन ने पढ़ा संविधान के पूर्ण लागू होने तक, ठीक है। अपन ने शुरुआत की थी ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर, ठीक है, संवैधानिक इतिहास पढ़ा अपन ने, फिर संविधान का परिचय पढ़ा, उसके बाद अपन ने अंतरिम सरकार, संविधान सभा गठन, और अब बात की अपन ने उसके अभी जस्ट पहले बात की अपन ने किसकी, माउंटबेटन योजना की। उसके बाद अपन ने बात की ये कुछ प्रमुख बिंदुओं की, ठीक है। तो आगे अपन बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर।